वेलकम इन माय चैनल। बेटा आप देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एक्सरसाइज 3.4 व्यापक तथा मुख्य हल निकालना। क्या निकालना? समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात करना। बेटा इसके पहले हम इसका वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने व्यापक और मुख्य हल के बारे में डिटेल में बताया है कि कैसे क्या करते हैं। आज हम उसके न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में डायरेक्ट ना आए तो इसके पहले का वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखते हैं न्यूमेरिकल। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। मुख्य हल मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड व्यापक हल का मतलब बेटा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। आपका इसका फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है tan x = √3। मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम किसी का मुख्य हल निकालेंगे यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें उसके जो वैल्यू निकलेगी वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच की वैल्यू लेनी होती है। कौन सी? मुख्य हल में 0 से 2 पाई के मध्य। तो बेटा देखते हैं tan x = √3। तो बेटा √3 को √3 जो होता है वो मान आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो टेबल है उसमें आपने देखा होगा √3 tan में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। बेटा √3 होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। किसकी होती है? tan 60 डिग्री, जिसको आप पाई के रूप में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? एक और मेन पॉइंट बेटा इसमें ये होता है जब कभी भी मुख्य और व्यापक हल निकालते हैं तो वैल्यूज हम डिग्री में कभी नहीं रखते हैं, पाई में डिनोट करते हैं। अगर इसको पाई के रूप में लिखोगे तो 60 डिग्री को बेटा आप क्या लिख सकते हो? π/3। कैसे? देख लेते हैं। पाई की वैल्यू 180 होती है, रेडियन पाई रेडियन = 180 डिग्री। तो बेटा पाई = 180/3 तो 3 6 80, ठीक है 18, यानी कि 60 डिग्री आ गया। अगर आप डायरेक्ट नहीं कंफर्म कर पाते हो कि इसको हम π/3 लिखें कि क्या लिखें तो एक काम कर सकते हो 60/180 कर दो। जो भी डिग्री आपको मालूम है कि इतनी डिग्री वैल्यू होती है उसमें 180 का डिवाइडेशन कर दो, 6 3 80, यानी कि π/3 करने पर आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। जो नीचे है वो नीचे कर दो पाई के अपॉन में, तो आपको वही वैल्यू मिलेगी जो आपको निकालनी है। क्लियर? तो बेटा 60 डिग्री को आप क्या लिखोगे? π/3, यानी यहाँ से जब tan x = tan π/3 करोगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी मिलेगी? π/3। और मुख्य हल जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। वो एक मुख्य हल कभी नहीं होता है। तो बेटा दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरा निकालने के लिए बेटा हम जाते हैं चतुर्थांश में। तो बेटा हम चतुर्थांश में जाएंगे तो इसमें क्या होता है? ASTC। इससे आपका ये कंफर्म होता है कि ये पॉजिटिव लेना है। tan पॉजिटिव किसमें किसमें होता है? इसमें ऑल पॉजिटिव होता है यानी कि tan भी पॉजिटिव, और इसमें sin एंड cos एक, और इसमें tan एंड cot, ये दोनों तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। चतुर्थ में आपका बेटा जाता है cos एंड sec। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू tan की लेनी है। प्रथम चतुर्थांश की वैल्यू आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, π/3 यानी 90 डिग्री के अंदर ही है। क्लियर? अब आपको जो दूसरी वैल्यू निकालनी वो कहाँ से निकलेगी? तीसरे चतुर्थांश से। अब तीसरे चतुर्थांश में क्या क्या आता है बेटा? 180 + थीटा आता है आपका, और 270 - थीटा आता है। ये 2 आते हैं। तो जब कभी हम मुख्य या व्यापक हल में जाएंगे तो हमें वो लेना होता है जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। 270 में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का कॉस कन्वर्ट होगा, tan का कॉट कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन 180 एंड 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। यानी इसमें अगर tan है तो tan ही रहेगा। किसमें? 180 + थीटा। तो बेटा 180 को पाई के रूप में लिखोगे तो क्या करोगे? पाई के रूप में लिखोगे तो बेटा पाई + थीटा ही तो करोगे, ठीक है। तो बेटा इसमें जब आप ले जाओगे, ध्यान दो ये वाली लाइन, tan x = tan π+ तृतीय चतुर्थांश में बेटा पाई + थीटा यानी पाई + π/3 जो एक वैल्यू
चुकी है। ध्यान देना बेटा, tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, tan थीटा। यानी इसको जब आप हल करोगे तो मुझे यही वैल्यू वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अलग से। तो tan जब एलसीएम ले लोगे तो बेटा 3 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 पाई प्लस पाई, तो 3 and 1 पाई मिलके कितना हो गया tan 4 पाई अपॉन 3। तो आपकी यहाँ से tan x इक्वल टू ये आ गया, तो x की दूसरी वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू आपका 1 आया था बेटा पाई अपॉन 3, एंड दूसरा x इक्वल टू आपका यहाँ से क्या बेटा निकल के आएगा 4 पाई अपॉन 3, कितना आएगा 4 पाई अपॉन 3। तो आपके यहाँ से x के दो मुख्य हल निकल के आए, कौन कौन से, एक पाई अपॉन 3 बेटा और दूसरा 4 पाई अपॉन 3। और आपको ये भी देखना रहेगा कि ये वैल्यूज आपकी 360 एंड 0 डिग्री के बीच में होनी चाहिए। क्लियर, तो वो आपकी हैं। तो आपके इसमें x के मुख्य हल क्या क्या आ गए, ये दोनों। तो आप अगर चाहोगे तो यहाँ लिख लोगे एक पॉइंट, अतः x के मुख्य हल x इक्वल टू ये हैं। क्लियर, ये आपका निकल आया मुख्य हल। अब क्या बचा, व्यापक हल। तो उसके लिए देखते हैं क्या करेंगे बेटा, ये तो आपका मुख्य हल हो गया। अब व्यापक हल के लिए देख लेते हैं बेटा क्या चाहिए आपको। आपको हमने इसके पहले वीडियो में व्यापक हल जब डिटेल में बताया था, तो आपको हमने बताया था बेटा tan x इक्वल टू tan y। जब tan x इक्वल टू tan y होता है तो आपका बेटा जाता है x इक्वल टू n पाई प्लस y। ठीक है, जब tan x इक्वल टू tan y होता है तो x इक्वल टू जाता है n पाई प्लस y, जहाँ पर n आपका क्या होता है, इंटीजर्स वैल्यू। n किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स वैल्यू को। तो यहाँ पर भी tan x इक्वल टू tan y, यानी tan y के रूप में आपकी वैल्यू निकल के आई tan x इक्वल टू tan y। ठीक है, यानी y के स्थान पर क्या है, पाई बाई 3। जब कभी भी हम व्यापक हल में y की वैल्यू रखते हैं तो पहली वैल्यू लेते हैं, ना कि दूसरी। ज़्यादातर कभी भी लेंगे तो पहली वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ से आपका इसका व्यापक हल निकल के आएगा x इक्वल टू n पाई प्लस y की पहली वैल्यू क्या आई थी, पाई अपॉन 3। ये आपका आ गया y, tan x इक्वल टू tan y, यानी y के स्थान पर पाई बाई 3। तो आपका व्यापक हल जब लिखेंगे, ये तो मुख्य हल के मान हो गए x इक्वल टू, एंड व्यापक हल में x इक्वल टू बेटा आ गया n पाई प्लस पाई बाई 3, जहाँ n किसको बिलोंग करता है, z यानी कि इंटीजर्स वैल्यू को। अब बेटा इसको अगर लिखना चाहो तो आप लिखोगे, अतः दिए गए समीकरण के मुख्य हल में x इक्वल टू ये, एंड दिए गए समीकरण में x का व्यापक हल x इक्वल टू n पाई प्लस पाई अपॉन 3 है। ठीक है, अभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन दिख रही है, इसके पहले के वीडियो में जाकर आप इसको एक बार फिर से डिटेल में देख लीजिए। ठीक है बेटा, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में, मतलब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, sec x इक्वल टू 2। बेटा मैंने आपको बताया था इसके पहले के वीडियो में साइन, कॉस एंड tan के बारे में बताया था, और ये भी बताया था अगर वो sec, cot एंड cosec में हो तो उसे आप साइन, कॉस एंड tan में चेंज करके कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अगर इसको आप sec x को बेटा क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस x इक्वल टू 2 लिख सकते हो। केवल sec x की जगह हमने क्या किया, 1 अपॉन कॉस। वापस 1 अपॉन कॉस को हल करोगे तो बेटा sec x ही तो लिखोगे। ठीक है, अब इसमें आप या तो तिर्यक गुणा कर दो या डायरेक्ट इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 अपॉन 2 इक्वल टू कॉस x हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बेटा आप क्या लोगे, कॉस x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, कॉस x इक्वल टू 1 अपॉन 2।
अब यहाँ से हुआ आपका क्वेश्चन स्टार्ट। नॉर्मली क्वेश्चन साइन कॉस टैन के पदों में जो होते हैं, यानी कॉस एक्स इक्वल टू 1/2। अब इसको पहले आपको मुख्य हल में लेना है, इसका मुख्य हल का मान निकालना है और बाद में व्यापक हल का मान निकालना है। तो मुख्य हल का मान निकालने के लिए पहले देख लो बेटा 1/2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की। किसकी? कॉस 60 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। तो बेटा 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, जब ना आए क्लियरिटी से तो अपॉन में 180 डिग्री कर दो, भाग दे दो, 3 बार गया तो इसको आप लिख सकते हो π/3। क्लियर? यानी कि cos x इक्वल टू cos π/3, यानी कि cos 60 की वैल्यू। तो यहाँ से x की एक तो वैल्यू निकल के आ गई π/3 मुख्य हल। ठीक है, देख लेते हैं x इक्वल टू, तो बेटा एक तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, निकालना चाहो तो यही डायरेक्ट निकाल लो, x इक्वल टू π/3। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इनको समीकरण मान लिया करो और क्लियर से हो जाएगा समीकरण 1। वापस समीकरण 1 से बेटा cos x इक्वल टू cos π/3 निकला था, x की तो एक वैल्यू निकल आई π/3। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कौन से चतुर्थांश में cos पॉजिटिव जाता है। क्यों? यहाँ पर cos की कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो एक तो a s t c, इसमें देखेंगे तो ऑल पॉजिटिव में इसमें cos चला गया, इसमें साइन, इसमें tan और इसमें cos पॉजिटिव जाता है। किसमें? cos एंड sec। चतुर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव जाते हैं बेटा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ना चेंज हो, cos आपका पॉजिटिव भी रहे? तो इसमें बेटा आपके जाते हैं 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। अगर बेटा हम 270 प्लस थीटा ले लेंगे तो cos का आपका चेंज हो जाएगा साइन में, जो कि हमें चेंज नहीं करना है। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 360 माइनस थीटा, जिसको पाई के रूप में क्या लिख सकते हो, 2π माइनस थीटा। क्या लिखोगे? 2π माइनस थीटा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा यहाँ पर, cos 2π माइनस π/3, यानी कि cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। वापस हमें यही वैल्यू मिलेगी cos π/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा cos x इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 3 तो एलसीएम में गया, 3 2 जा 6π एंड माइनस पाई। तो बेटा यहाँ से आपका मिल जाएगा cos 5π/3। तो यहाँ से x की दूसरी वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ से बेटा x की दूसरी वैल्यू मिली x इक्वल टू 5π/3। ये दूसरी वैल्यू और ये पहली वैल्यू, यानी मुख्य हल में दो मान होते हैं, पहला ये निकला एंड दूसरा ये निकल के आ गया। अब क्या बचा आपका, व्यापक हल। तो बेटा व्यापक हल में क्या होता है, पहले यहाँ लिख लेंगे बेटा, दिए गए समीकरण में x के मुख्य हल x इक्वल टू π/3, 5π/3 हैं। इतना क्लियर हो गया, π/3 एंड 5π/3। अब चलते हैं इसके व्यापक हल में। बेटा व्यापक हल के लिए हमने आपको एक चीज बताई थी, cos x इक्वल टू cos y जब होगा, cos x इक्वल टू cos y जब होगा तो बेटा यहाँ से क्या निकल के आता है, x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस y। क्या निकलता है, 2nπ प्लस माइनस y। और यहाँ पर y की वैल्यू, y की जगह क्या रखेंगे, आ जाते हैं आपके यहाँ पर समीकरण 1 में cos x इक्वल टू cos π/3,
यानी कि cos x एंड cos y के स्थान पर π/3। तो बेटा यहाँ पर क्या लिख देंगे 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये कहाँ से आया? समीकरण 1 से तुलना कर दो, या नॉर्मली आपको बता भी चुके हैं इसके पहले वीडियो में, वहाँ देख लेना डिटेल में बेटा। तो यहाँ पर cos y के स्थान पर π/3 पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, दिए गए समीकरण में x के व्यापक हल या x का व्यापक हल x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 होगा या है। क्लियर?